इंडिया इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस चाइना। हमने कभी भी आज का रिलायंस इंडस्ट्रीज लेने की कोशिश नहीं की। हमेशा ये इस तरीके से सोचा कि भाई अगले 10 साल बाद कौन सा रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप का शेयर होगा। तो आफ्टर 5 और 10 फेल्ड इन्वेस्टमेंट यू विल कम टू नो कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इसका पी बहुत कम है, मतलब इंडस्ट्री का पी 20 का है, इस कंपनी का पी 5 का है, दैट डजंट मेक इट अ गुड कंपनी। अरे भाई को हो सकता है कुछ लफड़ा हो इसलिए सस्ता मिल रहा हो। ऐसी कौन सी फाइनेंशियल रेशियो है जिसपे, या ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको देखकर आप ये बोले कि नहीं ये तो स्ट्रिक्ट नो है, इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला। टू मच चीप इज ऑल्सो अ रिस्क। पब्लिक सेक्टर जिस प्रोजेक्ट को अगले 25-30 साल में का एग्जीक्यूट करेगा, प्राइवेट सेक्टर आपको वो प्रोजेक्ट 3-4 साल में एग्जीक्यूट करके दे रहा है। तो इस स्टेटमेंट से तो मुझे समझ में आता है कि आपका ब्रॉडली इंक्लिनेशन जो है वो की तरफ ही। वी बिलीव दैट नेक्स्ट 10 years फॉर इंडिया इज हिमांशु जी, आप अपना पॉडकास्ट शुरू करो। उससे पहले मेरा आपके व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ कंपनियों के नाम इस पे लूंगा इस पॉडकास्ट में, तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। इस पॉडकास्ट के बेस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना लें। कि जितने भी स्टॉक्स के नाम यहाँ पर लिए जाएंगे इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। जो थीम्स हम डिस्कस करने वाले हैं दिस शुड बिकम द पार्ट ऑफ योर स्टडी, नॉट द बाइंग प्रोसेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो को फाउंडर हैं ग्रीन पोर्टफोलियो के। सो आई वेलकम यू अनुज जी। अनुज जी हमारे साथ है और अनुज जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप समझ सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या हो सकता है। तो अनुज जी, आई वेलकम यू ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहले तो मैं आपकी ये जर्नी जानना चाहूंगा। देखिए, ये सोचना तो आसान है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपका इक्विटी की तरफ इंक्लिनेशन रहा होगा। कब से आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया? ये सारी बातें स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मे बी यू कैन, ओवर टू यू प्लीज। हाय हिमांशु, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। इक्विटी मेरी फैमिली में स्टार्टिंग से ही था, इक्विटी कल्चर। सो आई एम थर्ड जनरेशन इन माय फैमिली इनटू इक्विटीज। मेरे नाना जो हैं वो उन्होंने 1960s के आसपास इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा। बाय द वे ही इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो माय फैमिली इज करंटली होली इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज। तो हमारे लिए प्रॉपर्टी जब जरूरत की हो तब हम खरीदेंगे। जैसे जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हम कितना ही पैसा लगाएंगे उसमें हम शाई अवे नहीं करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लॉट मिल रहा है या कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है वो खरीदना हमारी फैमिली के कल्चर में नहीं है। बिकॉज द काइंड ऑफ वेल्थ वी हैव क्रिएटेड इनटू इक्विटीज, आई एम प्रीटी श्योर वी हैव नेवर सीन एनीथिंग एल्स लाइक दैट। तो मतलब हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन जिसको पता है कि भाई अगला हाईवे कहाँ से निकलेगा वो प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा बना ले, बट अदरवाइज एक नॉर्मल आदमी जिसका इन्फॉर्मेशन बेस लिमिटेड है वो आई थिंक उसके लिए बेस्ट वेन्यूज, इफ यू अंडरस्टैंड द इक्विटीज देन इक्विटीज इज द बेस्ट। एंड फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ CA बैकग्राउंड it become easier to analyze and digest all those information that are critical while making a decision in equities. तो कहीं ना कहीं ये आइडिया था। तो मैं और मेरा पार्टनर है दिवम शर्मा, तो हम लोगों ने आर्टिकलशिप एक ही फर्म से साथ में किया था। तो 3 साल हम लोग साथ में रहे, अलग अलग ऑडिट्स पे गए। तो उसका भी पैशन इक्विटी का बहुत इंटेंस था। तो हमने तभी डिसाइड किया था यार साथ में कुछ करेंगे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2010-11 के आसपास की। तो 2014 में हमने कंपनी फॉर्म की ग्रीन पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड। बट उस समय जो सेबी के क्राइटेरिया थे, एलिजिबिलिटी, नेटवर्थ एक्सेट्रा, तो वो क्योंकि हम लोग चाहते थे हम अपने पैरों पे इस कंपनी को खड़ा करें, वो सारी चीज़ें हम अपने लेवल पे मीट करना चाहते थे। तो लाइसेंस अप्लाई करते करते हमको 2017 हो गया। बिगिनिंग 2018 वी गॉट द लाइसेंस फ्रॉम सेबी फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, and since then you already told the figure, we are managing 1,000 crore today and we are one of the best performing PMS in terms of returns generated in this period. तो can I ask you the returns if you do not mind sharing? Yes, it's a public information, yeah, anybody can check it from SEBI. हालांकि उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमारा, if I am not wrong, because ये डाटा डेली मार्केट चेंज होता है तो डाटा डेली चेंज होगा, बट it's been 6.5 years now. 6.5 years का हमारा CAGR रिटर्न could be around 26-27%. 26-27. Yeah, that's per annum CAGR, compounded annual growth rate. Yeah. Okay. तो आपने बोला कि जितने भी लोग इक्विटी मार्केट को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा डालते हैं। Right. What do you mean by this समझते हैं? As in कोई खास चीजें हैं जो मैं सीखनी चाहिए इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने से पहले? कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो मैं पढ़ने चाहिए? आपका क्या सजेशन है इसको लेकर? एक्चुअली लुक, आपको इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे इक्विटी जुआ है। ठीक है, देर आर सो मैनी पीपल। ठीक है, उन्होंने लोगों ने इक्विटी में हाथ जलाए, जब तक लगा रहे थे पैसा तब तक अच्छा लग रहा था, जब नुकसान होने लगा तो वो बाहर निकल के बोलना शुरू किया भाई ये जुआ है। और ये एक्चुअल में जुआ है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, डिकोड नहीं कर पा रहे हो, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, इफ यू डू नॉट हैव दीज कैपेबिलिटीज देन इट्स अ जुआ। आप पैसा डालोगे 50% चांस है बनेगा, 50% चांस है नहीं बनेगा, बिकॉज यू कैन नॉट बिना पढ़ो तो कहीं पर भी डालेंगे तो वो सब कुछ जुआ है। रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स अ स्किल सेट।
ठीक है, स्किल सेट जैसे आई मीन किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसके लिए आपको बैलेंस शीट एनालाइज करना आना चाहिए। तो बैलेंस शीट एनालाइज करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आ रहे हैं, किस आइटम की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ डज दैट अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल जो एक वाइडली इंफॉर्मेशन जो 100% कंपनीज की अवेलेबल है, दैट इज द एनुअल रिपोर्ट, जो कि एक इन्वेस्टर किसी कंपनी को समझने के लिए और अपने डिसीजन को फर्म करने के लिए एनालाइज कर सकता है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। बट अगर आप मेरे से पूछो कि एनुअल रिपोर्ट का कितना पोर्शन ऐसा है जो किसी इन्वेस्टर के डिसीजन को अफेक्ट करना चाहिए, आई थिंक ओनली 15 to 20% इज द आउट ऑफ टोटल एनुअल रिपोर्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट विल अफेक्ट योर डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें कौन सा सेक्शन का कोई रेलिवेंस नहीं है आपके लिए, वो सेक्शन हो सकता है कि भाई वो CSR में किसी कंपनी ने वाटर डिस्पेंसर लगाया किसी स्कूल में, या किसी स्कूल में पेंट करा के दिया, बेंचेस लगवाई। दीज आर द थिंग्स दैट इज गुड, मतलब वो होना चाहिए, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इसलिए एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। बट मे बी दैट डजंट अफेक्ट योर डिसीजन। व्हाट विल अफेक्ट योर डिसीजन, मे बी द सेक्शन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की वो फ्यूचर के बारे में क्या बोलता है, कंपनी आगे क्या करेगी। एक R&D का सेक्शन होता है जिसमें कंपनी बताती है कि भाई हम कौन कौन से नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड ओनली देयर इज ओनली 15 to 20% कंटेंट इन द एनुअल रिपोर्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसीजन मेकिंग। सो हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट दैट? आपके पास तो 150 पेज का रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट आप देखोगे, हो सकता है वो 250-300 पेज पीसीएस का देखा 450 पन्नों की एनुअल रिपोर्ट थी उसके अंदर। हाउ विल यू एनालाइज दैट? आप सारा पढ़ोगे, उसमें से 20% ही आपके काम का है। तो ये आप थोड़ा सा लाइट थ्रो कर पाएंगे इस पे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या इग्नोर कर देना चाहिए पूरे तरीके से? जैसे आपने बताया मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, ये भी तो 15-20 पन्नों के आसपास का एक डॉक्यूमेंट होता है। देन R&D की अगर हम बात करें, देन उसके जो फाइनेंशियल्स हो गए, तो ये सारी चीजें हमें किसी भी इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए इसके अंदर से। सर इसमें भी आप देखो ना, आप बहुत सारी चीजें ना एक क्विक ग्लांस के थ्रू पेज पलट सकते हो। जैसे आप R&D सेक्शन का पेज खोलोगे, मान लो वो लगभग टिपिकली एक पेज का कब होता है कंटेंट उसमें, ठीक है, तो R&D सेक्शन में आप देखोगे कि यार कुछ ऐसा मटेरियल नहीं लगता, ठीक है, तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, यू डोंट नीड टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बट अगर कुछ आपको लगता है मटेरियल, तो रिगार्डिंग मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, तो अगर आप कह रहे हो कि TCS का जैसे मान लो 15 पेज का है, विच इज होगा, मतलब TCS का 450 पेज का अगर एनुअल रिपोर्ट है तो 15 पेज का बनता है MBA। लेकिन उसमें से भी आप क्या पढ़ोगे, जैसे उसमें 3-4 पेज का इंडस्ट्री के लेवल का डिस्कशन होगा। मे बी अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, पैशनेट इन्वेस्टर हो, तो आप ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस पेपर पढ़ रहे हो, तो डेली की आप न्यूज़ पढ़ रहे हो कि भाई कैसे यूके के साथ FTA साइन हुआ, कैसे आपके की कंपनी के रिसोर्सेज अब मोर फ्रीली ट्रैवल कर पाएंगे यूके में सर्विसेज देने के लिए, तो दैट इज गुड फॉर IT कंपनी। आपको ये भी पता होगा कि भाई US के साथ जो टैरिफ का जो चक्कर चल रहा है अभी, उसमें IT सो फार इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। सो अगर आप पैशनेट हो, आप बिजनेस पेपर पढ़ रहे हो, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इंडस्ट्री लेवल डिस्कशन। तो बेसिकली व्हाट यू विल बी मोर फोकसिंग ऑन कि भाई TCS क्या कर रही है, या आपकी जो भी कंपनी है उसका क्या प्लान है। तो उसमें एक सेक्शन होगा वो जहाँ पे कंपनी के प्लान के बारे में डिस्कस कर रही होगी, पास्ट ईयर कैसा गया, पास्ट परफॉर्मेंस को डिस्कस किया होगा, वो सब आपके समझने की चीज़ है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, मान लो पास्ट परफॉर्मेंस खराब है, क्योंकि जहाँ पे कंपनी का फैक्ट्री था वहाँ पे कोई साइक्लोन आया था और 30 डेज आपका मैन्युफैक्चरिंग हिट हो गया। सो बेसिकली यू वुड से कि यार परफॉर्मेंस पिछले साल किसी एक्सेप्शनल कारण से गंदा था, बट वो अगले साल वो रिपीट नहीं होगा, रीजन। तो बेसिकली आप उसको नंबर्स को रिवाइज करके अपनी नज़र में देख सकते हो कि नहीं यार वो नंबर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, लेट अस मेक इट मोर रीजनेबल। तो आप एनालाइज करोगे कि यार रीजनेबल नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन मार्केट ने तो अनरीजनेबल नंबर पे गिरा दिया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। वो जो 20% का जो फॉल आया, मे बी दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो कुछ चीजें एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होंगी, कुछ चीजें आपका कितना इंफॉर्मेशन नॉलेज है सब्जेक्ट का, उसके कारण आपका गट फीलिंग डेवलप होगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो मतलब 450 पेज का भी एनुअल रिपोर्ट आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस एंड नो वेयर टू लुक इनटू, मेरे ख्याल से कोई एक इन्वेस्टर जो है उसको एक दिन के अंदर पढ़ सकता है। तो आपका कोई थॉट प्रोसेस या कोई कोर बिलीफ है इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसकी तरफ आपको लगता है कि आप ज्यादा इंक्लाइंड है या बायस्ड है? वो बायसनेस अच्छी है बुरी है कोई बात का डिस्कशन है, लेकिन आपका कोर बिलीफ क्या है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में? मतलब एज इन वैल्यू इन्वेस्टर, ग्रोथ इन्वेस्टर, ब्लेंड, या फिर किसी और टाइप की आपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी डिजाइन करी है, डेवलप करी है? हमारा जो कोर बिलीफ है, मतलब हमारी फैमिली ने भी जो वेल्थ बनाई इक्विटी में, उसमें हमने कभी भी आज का रिलायंस इंडस्ट्रीज लेने की कोशिश नहीं की। मतलब दैट वाज नेवर द फोकस एरिया। हमने हमेशा ये इस तरीके से सोचा कि भाई अगले 10 साल बाद कौन सा रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप का शेयर होगा। ये शेयर मतलब आज ये स्मॉल कैप है, ये अगले 5-10 साल में लार्ज कैप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये इस माइंडसेट के साथ हमने हमेशा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया। ये जो टेरिटरी है, ये टेरिटरी थोड़ी सी रिस्की है,
ठीक है, अगर आप सही से इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करते हो, अगर आप अपने रिस्क को नहीं समझ रहे हो सही से, देन यू कैन बर्न योर हैंड्स। लेकिन ये सबसे ज्यादा रिवार्डिंग भी है। तो विद टाइम हमने इसमें एक्सपीरियंस गेन किया। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरा डीमेट अकाउंट खुला। मेरे फादर ने मेरे को कुछ पैसा दिया कि भाई तुझे जो करना है तू कर इसमें, इक्विटी में। तो मेरे पास आज भी वो डीमेट अकाउंट है, ठीक है। और उसमें उस डीमेट अकाउंट में कम से कम 15 या 20 शेयर ऐसे होंगे जो जिनकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। बट ही गेव मी मनी टू बर्न द मनी। सो बट दैट वाज अ लर्निंग। नाउ आई नो कि यार वो मैंने मॉजर बेयर क्या सोच के लिया था, वो मेरा थॉट प्रोसेस कितना गलत था, मैंने कितने सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया। मतलब इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर कोई पहली बार इन्वेस्टमेंट में आ रहा है तो मे बी आप स्लोली शुरू करो, ठीक है। अगर पैसा डूबता है तो डूबने दो, बट ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। आप ये मानो कि यार वो मैंने कोचिंग क्लास लिया था, वो शेयर नहीं लिया था आपने, कोचिंग क्लास लिया था, वो कोचिंग क्लास से मैंने क्या क्या सीखा वो आप जॉट डाउन कर लो। तो आफ्टर 5 और 10 फेल्ड इन्वेस्टमेंट यू विल कम टू नो कि मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। और वो भी धीरे धीरे आएगा कि भाई मुझे क्या करना है। आपका शेयर नहीं चला, दूसरा से सिमिलर इंडस्ट्री का दूसरा शेयर चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपका दिमाग अपने आप चलेगा, क्योंकि आपका स्किन इन द गेम है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब मार्केट में यूफोरिया होता है तो लोग बाग ना दूसरों की सुन सुन के इधर उधर व्हाट्सएप पे मैसेज घूमते हैं कि यार ये खरीद लो, एक दूसरे को टिप दे रहे होते हैं। किसी को कुछ नहीं पता क्यों टिप जा रहा है, राइट। क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बस उसने बोला वो अच्छा कमाता है, वो उसकी गाड़ी बढ़िया है, इसलिए मैं उसके कहने पे इन्वेस्ट करूंगा। तो इन अ वे आप ऐसे मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो वही तो है जो फ्यूचर में कभी जाके रिलायंस बन सकते हैं। तो आपका जो प्राइमरीली जो आपका बेंचमार्क है, जिससे आप खुद को कंपेयर करते हैं, दैट इज अ मिड कैप इंडेक्स और अ स्मॉल कैप इंडेक्स, या फिर कोई निफ्टी 500, कौन सा इंडेक्स का? अगर कोई माइक्रो कैप इंडेक्स होता तो मैं शायद उससे कंपेयर करता, बट ऐसा है नहीं। तो स्मॉल कैप इज अ बेस्ट बेंचमार्क फॉर मी। तो इसमें जो कि मेरा क्वेश्चन था कि आपका बिलीव क्या है, तो हम अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर कैटेगरी में रखेंगे, ग्रोथ में रखेंगे, या ब्लेंड, या कोई और थॉट है आपका? सर ये सब कंसेप्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी कैंडिड, ये सब कंसेप्ट बिल्कुल बेकार के हैं। आप मुझे मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बोल रहे हो कि आप वैल्यू हो या ग्रोथ हो। सपोज आपका आंसर है मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, राइट। तो क्या वैल्यू से कोई मतलब नहीं है आपको? सोने का दाम बढ़ रहा है, आप लोगे 2 लाख रुपए तोला? नहीं लोगे सर, राइट, बिल्कुल सही। जो ग्रोथ तो हो रही है उसमें सोने में, लो ना 2 लाख रुपए तोला, नहीं लोगे आप बोलोगे भाई मार्केट में 1 लाख का, मैं 2 लाख का क्यों लूंगा? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, देयर इज ओनली वन इन्वेस्टिंग, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको ग्रोथ चाहिए एट अ रीजनेबल वैल्यू, तो आई डोंट बिलीव इन दिस कंसेप्ट। मतलब देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, यू वांट ग्रोथ विद द वैल्यू। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब आप मेरे को बोलो कि सोना बढ़ रहा है 1.5 लाख रुपए का, ले लो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, वैल्यू नहीं है उसमें। यही यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो वी आर क्लोज टू योर थॉट प्रोसेस और बिगिनर इन्वेस्टर अगर ये है, तो क्वेश्चन ये है कि ये कैसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये सस्ता मिल रहा है मुझे सिर्फ पी देखकर? गुड क्वेश्चन। ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें हैं। मतलब लोगों को लगता है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इज नंबर क्रंचिंग, बट मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे रेशो डालना तो इट इज मोर देन 50% सब्जेक्टिव एंड लेस देन 50% नंबर क्रंचिंग, दैट इज ऑब्जेक्टिव। कि भाई कितना पी रेशो का हो तो लें, कितना डेट इक्विटी हो तो ठीक है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि व्हाई इट इज मोर सब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव। तो अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर हमने लिया 8 के डेट इक्विटी पे। जब हमने पहले राउंड में लिया, आई थिंक 2020 में 400 रुपए के आसपास का रेट होता था अदानी एंटरप्राइजेस का। इट वाज ट्रेडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डेट इक्विटी वाज 8। तो अगर किसी भी फाइनेंस के आदमी से पूछोगे भाई डेट इक्विटी ऑफ 8 कैसा लगता है, तो बोलेगा मतलब बहुत भाई, सोचना भी मत, देखना भी मत है। लेकिन हमको पूरा सेंस बना। क्यों? अब बोलो सेंस कैसे बना? क्योंकि ये तो डेट इक्विटी आज का है ना। जब इसके एयरपोर्ट चालू होंगे, जब इसका डिफेंस वर्टिकल चालू होगा, जब इसका रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू, क्योंकि एवरी सेगमेंट इज एट अ इंसेप्शन स्टेज, एकदम स्टार्टिंग है उसका रिवेन्यू आना शुरू होगा। तो अगले 3 साल में उसका डेट इक्विटी जो है 50% से रिड्यूस हो गया, और आने वाले 3 साल में वो डेट इक्विटी मुझे लगता है कि डेट फ्री की तरफ बढ़ जाएगा, बिकॉज दे आर एन्युटी बिजनेस। मतलब 60% का ओपीएम एयरपोर्ट बिजनेस में होता है। अच्छा, तो द पॉइंट इज कि आप किसी डेटा को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हर डेटा के पीछे एक स्टोरी है। अगर आपको लगता है कि इसका पी बहुत कम है, मतलब इंडस्ट्री का पी 20 का है, इस कंपनी का पी 5 का है, दैट डजंट मेक इट अ गुड कंपनी। अरे भाई को हो सकता है कुछ लफड़ा हो इसलिए सस्ता मिल रहा हो। करेक्ट। लोगों को पता हो भाई पीछे प्रमोटर जो है उसके घर में लड़ाई चल रही है इनहेरिटेंस को लेके, या प्रमोटर का कैरेक्टर ही गड़बड़ है, या उसके ऊपर लिटिगेशन चल रहे हैं, वो कभी भी जेल में जा सकते। टू मच चीप इज ऑल्सो अ रिस्क। कि वो यू हैव टू डिग इनटू रीजन कि भाई ऐसा क्या कारण है ये इतना सस्ता है। तो हमने अदानी एंटरप्राइजेस के डेट इक्विटी को, हमारा भी आंखें खुल के आंखें बड़ी हो गई कि भाई ये 8 का डेट इक्विटी किसका होता है। तो हमने देखा कि नहीं यार 8 का डेट इक्विटी इसलिए क्योंकि अभी एक्विजिशन कर रहा है, अब इसका रिवेन्यू आना शुरू होगा, 60% का ओपीएम होगा इस बिजनेस में। तो मेरा फॉरवर्ड डेट इक्विटी क्या होगा? फॉरवर्ड पी तो बहुत लोग सोचते हैं, फॉरवर्ड डेट इक्विटी भी एक रेशो हो सकता है। तो अल्टीमेटली रेशो इज द फाउंडेशन टू ट्रिगर क्वेश्चंस। तो वहां से जो क्वेश्चन के आप आंसर निकालोगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू गैदर, दैट शुड लीड यू टू द डिसीजन मेकिंग, नॉट द रेशो इटसेल्फ।
करेक्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब इस बारे में कोई नहीं सोचता कि द रेशियोज आर अ ट्रिगर टू द क्वेश्चंस बेसिकली। वो एक बड़ी पिक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेशियो शुड नॉट बी द रीजन फॉर इन्वेस्टिंग इन सम कंपनी। तो बाय द वे, अगर आपको याद है तो उस समय पीई की रेशियो कितना था अडानी एंटरप्राइजेस का? 3 डिजिट का नंबर था, 300 के आसपास का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ गए तब भी डर नहीं लगा उसे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज लुक, डेविल लाइज इन डिटेल्स। आप उसके डिटेल में जाते ना, तो उस समय एयरपोर्ट बिजनेस इन्होंने शुरू किया था। उसका रेवेन्यू, एयरपोर्ट बिजनेस जीएमआर लिस्टेड कंपनी होती थी उस समय, राइट। उसका एयरपोर्ट का बीटा मार्जिन 60-65% का होता था। अच्छा। तो गिवन दोज फैक्ट्स कि भाई आगे क्या होगा सिचुएशन, तो जैसे उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज ने उसी समय के आसपास पुंज लॉयड का स्टेक खरीदा था, जो राइफल बनाने वाली कंपनी है, इन जॉइंट वेंचर विद इजराइल। ये वो वाली राइफल है जो सर्जिकल स्ट्राइक 1 में इंडियन आर्म फोर्सेज लेके अंदर गई थी पाकिस्तान के। तो मतलब इतना नीश प्रोडक्ट, तो इस तरीके के प्रोडक्ट रेंज उनके पास थी। लोगों को अदानी ग्रीन उस समय बहुत अच्छा लगता था। अदानी ग्रीन तो शायद और 600-800 की पी पे चलता था उस समय। तो लोग, मतलब एवरीबडी वाज कि भाई रिन्यूएबल है, सनशाइन सेक्टर वाली होता था। लेकिन उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि भाई उसके पीछे का जो पैनल है, जो अल्टीमेटली बिजली बना रहा है, वो सारा अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर है। इट्स नॉट इन अदानी ग्रीन, इट्स इनटू अदानी एंटरप्राइजेस बैलेंस शीट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक कन्विक्शन भी तो थी उसके अंदर कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि डेट टू इक्विटी रेशियो 8 की थी, तो आपने ये अज्यूम भी तो किया कि इनको एलईडी बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, इनका ओपीएम जो है वो या एबिडा मार्जिन जो है वो उनके पास आना शुरू हो जाएगा 60%, कि इनके ये सारे पोर्ट्स खत्म भी होंगे, एयरपोर्ट स्टार्ट भी होंगे। यहाँ पर भी तो गड़बड़ हो सकती थी कुछ ना कुछ। तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी रिस्की बिजनेस एक्चुअली में। सर, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हो। भाई फ्यूचर क्या होगा इस कंपनी का, क्योंकि फ्यूचर अच्छा होगा तो आपका पैसा बनेगा। परफेक्ट। और फ्यूचर ना मैंने देखा ना आपने देखा, तो जो रिस्क आप बोल रहे हो, यस दैट इज अ रिस्क, बट दैट रिस्क इज विद एवरी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिकॉज यू आर बैटिंग ऑन द फ्यूचर। एंड द मोर यू रीड अबाउट दैट कंपनी, उतना आपका डर कम होता जाता है अगर वो कंपनी अच्छी है। तो जैसे अब मैं स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब दूं कि भाई यहाँ पे मेरे को कंफर्ट कैसे आया, तो कंफर्ट आया जब आप अदानी पोर्ट की असेट्स को देखते हो। इतनी जाइगेंटिक साइज की असेट्स है प्राइवेट सेक्टर में। आज से 20-25 साल पहले इंडिया एक सोशलिस्ट माइंडसेट की इकोनॉमी हुआ करती थी। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई हिम्मत कर सकता है ऐसी चीजें बनाने का। जैसे रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी है, जब तक ये रिफाइनरी बनी थी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, कौन सोच सकता था कि प्राइवेट सेक्टर भी ऐसी चीजें बना सकता है। करेक्ट। तो जैसे जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई किया, आज आप यू जस्ट look at the asset that private sector has built. JSW के प्लांट देखो, आप कैपेसिटीज देखो, these are sizes bigger than the public sector. पब्लिक सेक्टर जिस प्रोजेक्ट को अगले 25-30 साल में एग्जीक्यूट करेगा, प्राइवेट सेक्टर आपको वो प्रोजेक्ट 3-4 साल में एग्जीक्यूट करके दे रहा है। अदानी ने ऐसे कितने प्रोजेक्ट उस समय एग्जीक्यूट कर दिए थे, एक्वायर कर दिए थे, they were running them very professionally and profitably. That has given a conviction कि यार ये एयरपोर्ट भी इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, they will easily execute it. तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब आप रिसर्च करते हैं तो आप कंपनीज के डायरेक्टर से, कंपनी के प्रमोटर से, इनसे भी मिलते हैं, यहाँ से भी आपको कुछ इनसाइट्स मिलती हैं क्या, या सिर्फ आप नंबर क्रंचिंग और एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू ही करते हैं? Being a SEBI registered entity and sitting on a decent amount, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज में अपने को एक्सेस मिल जाता है। हाउएवर नन ऑफ द कंपनी इज लीगली बाउंड टू गिव टाइम टू एनी फंड हाउस और रिसर्च कंपनीज, दे आर नॉट बाउंड टू डू दैट। लेकिन कंपनी या प्रोमोटर भी चाहता है कि उसकी स्टोरी पब्लिक डोमेन में आए, तो दे छोटी कंपनी, स्मॉल कैप SME कंपनीज, दे एंटरटेन अस टू हैव अ डिस्कशन विद अस। देयर इज अ प्रोसीजर which you have to follow to do a one-to-one meeting with for a company to do a one-to-one meeting with, you have to intimate to the exchange that we are meeting these people and something like that. थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं सेबी रजिस्टर्ड PMS भी नहीं चला रहा, मेरे पास AIF का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन मैं स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं एज अ स्मॉल इन्वेस्टर। और अभी हम इस चीज को भूल जाते हैं कि प्रमोटर के पास टाइम नहीं है, वो मुझे नहीं मिलना चाहेगा। मान लेते हैं कि वो भी मिलना चाहेगा मुझे, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो लेट अस से ही इज वेरी हम्बल। क्या स्टेप फॉलो करे एक नॉर्मल इन्वेस्टर इस मीटिंग को अरेंज करने के, मतलब कुछ आप गाइडेंस दे सकते हैं उसके अंदर हमें इस चीज पर? सर, आप कंपनी सेक्रेटरी या अगर IR एजेंसी है तो उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द कंपनी की IR सेक्शन है, वहाँ पर इन्वेस्टर रिलेशन वाला सेक्शन है, वहाँ पर हमें उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी उसके अंदर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, कुछ कंपनियों का इनहाउस भी होता है IR, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोफेशनल फर्म्स को हायर करती हैं IR एक्टिविटीज के लिए, उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस तरीके की मीटिंग अरेंज करवाना अपने लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन IR से बात करके IR कैन गिव यू गुड आइडिया। मतलब गिवन द स्ट्रिक्टनेस ऑफ एक्सचेंजेस एंड सेबी, नोबडी वुड गिव यू एनी अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंपनी को समझना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है वहां से।
IR कैन हेल्प यू विद दैट। IR एजेंसी, तो आप कोई भी कंपनी का PPT खोलोगे, उसके नीचे लास्ट पेज में आपको IR की कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेंगी। ओके, ठीक है, आप उनसे अप्रोच कर सकते हो। हाउएवर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू गेट अ कॉल विद द प्रमोटर। लेकिन बहुत सारी कंपनियां आजकल कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद। राइट, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल हर इन्वेस्टर के लिए ओपन है। ठीक है। तो आप लोग उसको फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। एनी इन्वेस्टर कैन ज्वाइन दैट। और मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा, इवन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, यू जस्ट गो सिट देयर एंड लिसन टू व्हाट अदर पीपल आर आस्किंग। कारण क्या है कि मे बी यू हैव नॉट लुक्ड इनटू फ्यू फैक्टर्स दैट वर क्रिटिकल, तो आपने नहीं किए होंगे, लेकिन उस कॉल पे जो 10-12 अदर एनालिस्ट या फंड हाउसेस बैठे हैं, उनके लोगों ने किए होंगे मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी एक एस्पेक्ट था, अच्छा बुरा जैसा भी, यू विल कम टू नो। तो दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग टूल एज वेल। तो जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक नया इन्वेस्टर है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है टू नो कि भाई सामने वाला क्या पूछ रहा है, क्योंकि सामने वाला आपसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट का मारेगा। मोस्टली आपको ज्ञानी लोग मिलेंगे, क्योंकि वो फंड हाउसेस से रिसर्च सेक्शन के लोग होंगे। तो उनके क्वेश्चन से आप ये कर सकते हो कि अच्छा यार इसने ये पूछा तो क्यों पूछा होगा, है ना। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सो हम एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करें, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना शुरू करें, हम ये कॉन कॉल अटेंड करें, और या फिर मेरे ख्याल से आजकल कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाती है हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबकी तो अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम पढ़ सकते हैं कंपनी को उसके लिए। तो पढ़ने की आदत से ही अभी ये मेरा अगला क्वेश्चन है, आप क्या क्या पढ़ते हैं? लाइक कंपनी एनुअल रिपोर्ट तो आप पढ़ते ही होंगे, जिनमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर नहीं भी करने वाले, और आपकी रीडिंग में क्या क्या चीजें रहती हैं जनरली? मतलब हमारी फैमिली का ये है कि जब तक न्यूज़पेपर नहीं आता तब तक कोई मतलब नाश्ता वास्ता कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हम लोगों को खाना हजम नहीं होता जब तक हम 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर पे नहीं लगा लेंगे। तो बिकॉज एंड दैट हेल्प्स अ लॉट इन इन्वेस्टिंग, दैट हेल्प्स अ लॉट। आप बिटवीन द लाइन अगर न्यूज़पेपर को एनालाइज करो, तो जैसे मतलब अभी जैसे मार्केट में क्रैश आया जनवरी-फरवरी में, तो हम लोग भी बहुत ब्लीड हुए, है ना। तो हमको कोई फोरकास्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और मार्केट में ऐसा क्रैश आएगा। तो वी वर मोस्टली डिप्लॉयड, तो वी वर ब्लीडिंग इन जैन एंड फेब, क्योंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का ज़्यादा पिटाई हुआ इस फॉल में, तो हमारा भी पिटाई हुआ। तो लोग हमसे पूछते थे, बट रीडिंग बिटवीन द लाइन गेम मी अ कन्विक्शन कि यार 2025 भी अच्छा जाएगा इंडिया के लिए, डिस्पाइट कि मार्केट में एकदम मेहम चल रहा है। मतलब कुछ दिन तो ऐसे गए जहाँ पे एक दिन में पोर्टफोलियो 3-4% डाउन है। मतलब देयर वर फ्यू डेज इन फेब मंथ जहाँ पे एक दिन में 3% डाउन पोर्टफोलियो, 3.5% डाउन। तो लेकिन वो बिटवीन द लाइन पढ़ने से कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन आता था कि यार 2025 में भी पैसा बनेगा। एक तरफ ऐसा मतलब एकदम नोज डाइव हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कन्विक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की जो ट्रेड डेलीगेशन इंडिया से यूएस जा रहे हैं, यूएस से इंडिया आ रहे हैं, EU की जो वो है हेड है, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आई थी, उनका जो कमेंट है वो क्या कह रही है, पीयूष गोयल के कमेंट, आप ये सब ट्रैक करो ना, तो दैट विल गिव यू द कन्विक्शन। आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि यार दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अलग अलग लोगों के सेंटीमेंट देखोगे। अच्छा, अगेन सब्जेक्टिव एस्पेक्ट कि वो बोल कैसे रहा है, मतलब द बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ट्रम्प और जेलेंस्की का जो जॉइंट मीडिया इंटरेक्शन हो आप उसको देखो, और ट्रम्प और मोदी का जो हुआ उसको देखो। ट्रम्प का मोदी से प्रॉब्लम नहीं है क्या? बहुत प्रॉब्लम है अमेरिका का। देयर इज अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट ऑफ अमेरिका विद इंडिया। तो टोन भी ऐसा ही हो सकता था, बट दैट गिव यू सम, मतलब आपका हो सकता है कन्विक्शन उससे 1% बढ़े। मैं ये नहीं कहता आप उस इंटरव्यू को देख के, उस मीडिया ब्रीफिंग को देख के आप इन्वेस्ट करो। हाँ, वो तो नहीं, ये छोटे छोटे फैक्टर ऐड करेंगे आपका कन्विक्शन बिल्ड करने में। तो हमारा रीडिंग के मामले में न्यूज़पेपर पे 1-1.5 घंटा दिन का जाता है। उसके अलावा वी हैव अ रिसर्च टीम ऑफ 10 पीपल, तो वो लोग मेरे को अलग अलग कंपनीज पे जो कंपनियां वो ट्रैक कर रहे हैं उस पर कंटेंट भेजते रहते हैं। तो उसको पढ़ने में मतलब मैं डेली 200-250 पेज जो है वो रन थ्रू करता हूँ। मतलब रन थ्रू वर्ड यूज कर रहा हूँ, रीड वर्ड यूज नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। तो उसके अलावा फिर रिसर्च एनालिस्ट से डिस्कशन में, और फिर कुछ रूटीन के बिजनेस चैलेंजेस को टैकल करने में, दिस इज द डे। तो मेरा काम मोस्टली रीडिंग का है। तो आप दिन में कम से कम जैसे 15 से 20 पेजेस न्यूज़पेपर के हो गए, और कम से कम रीडिंग वाली अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ एनुअल रिपोर्ट्स हो गई आपकी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वुड बी सम बुक्स जो आप रेगुलरली पढ़ते रहते होंगे इन्वेस्टिंग को लेकर, अलग अलग तरह से जो लिखी हुई है। डू यू लाइक दिस बुक, या कोई ऐसी बुक जो आपको अच्छी लगी? अब सर अब टाइम नहीं है, पहले पढ़ता था। अच्छा, अब उसका लगे कि अब वो टाइम चला गया। अब तो बस वो इतना सारा कंटेंट आता है ईमेल पे, उसी को पढ़ने में पूरा दिन, वही जस्टिस नहीं हो पा रहा है उसी के साथ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी। आप जो बड़े राइटर की बुक बोलोगे मोस्ट लाइकली पढ़ी होगी, जो पॉपुलर बुक्स है वो तो सब पढ़ी होगी। मेरे को मतलब एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बुक है, एक रिच डैड पुअर डैड। यस, वो बहुत ही रेडिकल थॉट प्रोवोकिंग टाइप की बुक लगी। ठीक है, तो एक वो तो आई थिंक आपने अपने कॉलेज टाइम पे ही पढ़ ली। कॉलेज टाइम पे पढ़ ली होगी। हाँ, वो छोटी सी इतनी सी बुक आई थी, लैंग्वेज इतनी सिंपल थी, वो पढ़ भी ली मेरे ख्याल से 3-4 दिन में खत्म भी हो।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री इंडिया को लेकर, या आप प्राइमरीली इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? राइट, तो कंप्लीटली। आप क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया को लेकर, कन्विक्शन को लेकर तो मेरा कोई डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इंडिया के स्मॉल और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप तो अल्ट्रा बुलिश हैं इंडिया को लेकर मोस्ट लाइकली। लेकिन क्या कोई ऐसा सेक्टर है, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है, या आप सारे सेक्टर्स को, सारी इंडस्ट्री को सेम वेटेज प्रोवाइड करते हैं? तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसे आप डिवाइड करते हैं, एज इन अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं? हम लोगों ने कभी सोच के सेक्टर नहीं चुने कि भाई ये सेक्टर में हम फोकस करेंगे या ये सेक्टर रखेंगे, बट ग्रेजुअली हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा बायस वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा है। अच्छा, उसका कारण वो हमारे कन्विक्शन से ही अगेन निकलता है, क्योंकि आईटी में तो हमने अचीव कर लिया, वी आर मतलब आईटी की जो बैकग्राउंड सर्विसेज हैं उसमें तो इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर। तो वो कहीं ना कहीं मेरा फीलिंग है कि वो कहीं ना कहीं सैचुरेशन को भी हिट कर रहा होगा, particularly given the fact that Europe is not doing too well on the economic front। तो वो कहीं ना कहीं हमारा कन्विक्शन है कि वो सैचुरेशन को हिट कर रहा होगा। तो बेसिकली यही है कि कौन सी कंपनी किस दूसरी कंपनी का शेयर ईट करेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग पोस्ट कोविड हम ये देख रहे हैं कि चाइना से शिफ्टिंग जारी है, ठीक है। अब वो डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद वो और इंटेंस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस कारण से हमें लगता है कि विदाउट डूइंग इट डेलिबरेटली, बट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस ज़्यादा हो गए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम लोग स्क्यूड है हमारे पोर्टफोलियो। बट ऐसा नहीं है कि मैं BFSI या IT नहीं लूंगा, अगर मेरे को अच्छी वैल्यूएशन पे मिलेगा आई विल बाय दैट एज वेल। रादर देयर आर 1 NBFC एंड 2 बैंक्स इन द पोर्टफोलियो एज वेल विद लेस वेट, लेकिन है BFSI भी है। तो इस स्टेटमेंट से तो मुझे समझ में आता है कि आपका ब्रॉडली इंक्लिनेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ही। मैन्युफैक्चरिंग है, वी बिलीव दैट नेक्स्ट 10 years फॉर इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग। हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं, सब बिक जाएगा। प्रॉब्लम हमारे को जो चैलेंज आएगा वो आएगा कि हम बना नहीं पा रहे हैं या क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। उन कंपनियों को आप छोड़ दो, बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप पैसा लगाओ। आई एम प्रीटी श्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अगले 10 साल में अबंडेंट पैसा बनेगा। जैसे IT का हुआ था, IT का एक फेज आया था 10-15 साल का, बिल्कुल उसी टाइप का फेज हम मैन्युफैक्चरिंग के फेज के स्टार्टिंग फेज में है। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम अकॉर्डिंग टू मी टू गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग, बट फोकस ऑन companies that can deliver quality products because Europe and American market is very quality sensitive। पर्टिकुलरली अगर ऐसी कंपनी पे को आप आइडेंटिफाई कर सको जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप्स हैं, मतलब ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट जाते रहते हैं, बेशक कम क्वांटिटी में जाते हैं। चाइना से प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं थे, क्योंकि ये डायनामिक्स सब चेंज हो जाएंगे। नाउ यू विल बी फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी बेटर देन चाइना, इन टेक्सटाइल यू विल बी बेटर देन बांग्लादेश। सारा इकोसिस्टम एवरीथिंग इज वर्किंग। वो है ना एक डायलॉग की शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात वो करने लग जाती है। तो वो वही टाइम चल रहा है इंडिया का, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का। तो वो ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस हो गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके इस पूरे पॉइंट को फेस वैल्यू पे लेने की जगह मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा और डीप में, डिटेल में डिस्कस करें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया चाइना को रिप्लेस कर देगा इन मैन्युफैक्चरिंग? चलो रिप्लेस ना भी करे, एटलीस्ट हम उसके बराबर आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि द वे और द पोजीशन जहां पर चाइना भी खड़ी हुई है, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत मिनिस्कल पोजीशन पे है आज की डेट के अंदर। छोटी हाइट है हमारी कंपेयर टू चाइना। आपको क्यों लगता है कि हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे? ऐसा क्या हुआ है इंडिया में पिछले 3 से 4 साल में? और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है सिर्फ, ये क्वेश्चन हम सभी का ही है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इंडिया की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग में आसानी से खत्म की जा सकती है, क्योंकि आप IT में सबको स्किल नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक अनस्किल्ड लेबर भी चल जाएगा, जो कि इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है। आपको क्यों लगता है कि या गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश को रिप्लेस कर देंगे, चाइना को रिप्लेस कर देंगे? क्या ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? आपने क्वेश्चन में ना 2 ही ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया कि हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे, दूसरा ऑप्शन दिया चाइना के बराबर आ जाएंगे। ना हम चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं, ना हम चाइना के बराबर आने वाले हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। लेकिन नाउ इट इज मोर इंटरेस्टिंग कि फिर ऐसा बिल्कुल। अब मैं आपको एक डाटा देता हूँ, उससे समझ में आएगा। चाइना का जो केमिकल सेक्टर है वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन अ ईयर है, ठीक है। इंडिया का टोटल केमिकल सेक्टर 60 या $65 बिलियन है, तो $1 ट्रिलियन में हो गया $1,000। करेक्ट। अगर ये सारा जियोपॉलिटिकल जो हो रहा है, हाँ। ठीक है, एंड मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज वेरी डीप, वेरी इंटेंस। आप समझो यार, चाइना से अमेरिका साल का $400 बिलियन का टेंजिबल गुड्स का इंपोर्ट करता है और 150% का आपने ड्यूटी लगा दिया। जस्ट इमेजिन कितना अंदर कितना प्रॉब्लम चल रहा होगा, कितना टशल होगा, कितना फ्रिक्शन होगा जब आप ये एक्शन लोगे। भाई अल्टीमेटली सफर कौन है? आपका वोटर। एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प वांट टू बी री इलेक्टेड 3rd टाइम नेक्स्ट 4 years। तो बेसिकली आप उसके बाद आपने 150% का लगाया। तो जो चाइना से शिफ्टिंग जो है वो रियल है और वो बहुत ही स्पीड अप हो जाएगी आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो इंडिया का $65 बिलियन वर्सेस चाइना का $1,000 बिलियन। मैं कहता हूँ, आप कह रहे हो रिप्लेस सब छोड़ो, ठीक है, मैं कहता हूँ सिर्फ 10% शिफ्ट हो जाए, $100 बिलियन। आपका तो 250% हो गया।
करेक्ट करेक्ट। आपका जो 60 था वो 160 हो गया। मैं तो सिर्फ चाइना का 10% बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ 100%। 100% हो भी नहीं सकता सर, वी डोंट हैव कैपेबिलिटी। यही मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। उनका 10%, हमारा 150% है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जैसे हम लोग स्मॉल कैप कंपनी में लगाते हैं, तो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी मेरे को बोले कि यार मैं 12% से 15% से बढ़ूंगी, हर साल बढ़ूंगी, ठीक है, भाई बॉस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि यार तू, तेरा बेस वैसे ही बहुत छोटा है, उस पर तू 12% से बढ़ेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? भाई तेरा जो बेस है उस पर तो तुझे 30-40% से बढ़ना चाहिए। करेक्ट। सिमिलरली फॉर इंडिया, वाई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि हम लोग वी कैन एस्पायर टू हैव अ वेरी हाई कैगर, क्योंकि हमारा बेस छोटा है। हम लोग इसको स्टॉक मार्केट में बेस इफेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली दिस गिव मी अ कन्विक्शन कि यार 10% भी चाइना का शिफ्ट होता है तो हमारे तो बल्ले बल्ले है। हमारे पास अगले 5 साल हम कैपेक्स ही लगाते जाएंगे उसको सर्व करने के लिए। तो इसलिए इंडिया इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस चाइना। चाइना को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। द काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज दे हैव बिल्ट, नोबडी विल बी एबल टू रिप्लेस चाइना। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप चाइना का 10-15-20% का अगले 10 साल में मार्केट शेयर ले लो, यू विल बी अ सुपर इकोनॉमी। हमारा मैन्युफैक्चर आज का जो आपका 10 रुपए का शेयर है वो 100 रुपए का होगा। आपका 10 रुपए मैन्युफैक्चरिंग में लगाओ, आपका 100 रुपए 5 साल बाद, 3 साल बाद। और ये तो अब सिर्फ केमिकल सेक्टर की बात हुई, ऐसे तो बहुत सारे सिमिलरली कोई भी आप टेक्सटाइल ले लो, आपको पता है गारमेंट एक्सपोर्ट में बांग्लादेश इज अ बिगर एक्सपोर्टर देन इंडिया। यस यस यस। और बांग्लादेश की आपको पता है हालत क्या है। हाँ। तो ये सब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप अलग अलग चीजों को एनालाइज करते हो, 2 डॉट्स को कनेक्ट करते हो, देन यू विल कम टू नो कि यार ये अपॉर्चुनिटीज है मेरे यहाँ के गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए। मतलब वी हैव इन्वेस्टेड, हम तो टेक्सटाइल को ट्रैक कर रहे हैं काफी समय से, टेक्सटाइल में हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो ये सब बांग्लादेश का आप हालत देखो, आई डोंट थिंक बांग्लादेश में बहुत इजीली रिकवरी आएगा। तो वो सारा का सारा बिजनेस कहाँ जाएगा? चाइना से जो शिफ्ट, चाइना से भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगा, बांग्लादेश से भी शिफ्ट होगा। इंडिया के पास लेबर भी है, इंडिया के पास मैन पावर है, कैपिटल भी आपकी सस्ती है आज की डेट में, ठीक है। एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए कंड्यूसिव है। बारिंग दिस इंडिया पाकिस्तान वॉर जो चल रहा है, ये भी मतलब वैसे तो इजराइल, हमास और रशिया यूक्रेन के बाद कह नहीं सकते कब खत्म होगा, लेकिन आजकल लंबे वॉर्स का ट्रेंड ज्यादा हो गया है। बट आई जस्ट होप के सब कुछ ऑन द डे दैट वी आर रिकॉर्डिंग तो सिचुएशन बहुत टेंस है, बट आई जस्ट होप के सब जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये जल्दी खत्म हो जाता है तो मान लेते हैं कि जल्दी खत्म हो ही जाएगा। सारा इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में है इंडिया में। आप देखो बड़ी बड़ी कैपेसिटीज इंडिया में आ रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो C-195 करके एयरबस का जो मिलिट्री कार्गो प्लेन है, ऐसी चीज कभी इंडिया में बनेगी, सोचा भी नहीं था किसी ने। आज से 10 साल पहले कोई सोचा भी नहीं था। 10 साल पहले ये बोलते थे कि यार ये खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात। आज उसका फैक्ट्री इंडिया में लग रहा है जो कि 2026 में डिलीवरी चालू कर देगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हो गया कि भाई और वो कागजों में आ गया कि भाई यहाँ पे रिफाइनरी लगेगा और वो 25 साल तक तो टाइम में रहेगा जहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि हर कोई कॉर्पोरेट जो है वो अपना माल प्रोड्यूस करके बेचना चाहता है यहाँ पर। 2024 में उसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, 2026 में यू विल गेट द फर्स्ट प्लेन। सिमिलरली फॉर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वगैरह, तो इसका भी प्लांट मेरे ख्याल से 2025 के एंड में डिलीवरी चालू है इसका। अब वो लोग बोलेंगे कि यार वो लो वैल्यू एडिशन है या नॉन क्रिटिकल है, उसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। लेकिन हिमांशु जी एक चीज समझो, जब आपको बड़ी जर्नी लेनी है, आपको बहुत दूर जाना है, आपको वो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो भी आपका पहला कदम 1.5 फीट का ही होगा। तुम्हारे से ही अरे नहीं, 1.5 फीट का ही होगा पहला कदम। आपकी जर्नी 100 मीटर की हो या आपकी जर्नी 100 किलोमीटर की हो, आपका कदम 1.5 फीट से ज्यादा का नहीं होगा। करेक्ट। तो ठीक है, हमने पहला 1.5 फीट का कदम उठाया। मतलब किससे आगे जाते हैं वो हम बाद में देखेंगे, 100 फुट जाएं, 100 किलोमीटर जाएं, जितना भी आगे जाएंगे। जब हमने एप्पल का फोन का असेंबली चालू किया इंडिया में, तब वैल्यू एडिशन कहीं पे मैंने पढ़ा था 7% है। ये सब डाटा जो है ना, मेरे को बाद में कोई चैलेंज मत करता, ये डाटा गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में 7% था, आज वो 17-18% के आसपास है वैल्यू एडिशन। अब मेरे हिसाब से इंडिया में जो इसके ग्लासेस है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगे अगले साल से, तो दैट विल ऐड अनदर 1 or 2% इन द टोटल वैल्यू एडिशन। आपने 5% से शुरू किया, लोग हंसते थे कि यार ये 5% से क्या होता है, आप तो असेंबली कर रहे हो, आप तो पैकिंग कर रहे हो। अगर वो 5% वाला कदम आप नहीं लेते तो आप 17% में भी नहीं होता। और आप सोचो कि सारा मैं तभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूंगा जब 100% वैल्यू एडिशन इंडिया का होगा, भूल जाओ। ऐसे ही इकोसिस्टम डेवलप होगा, राइट, धीरे धीरे डेवलप होगा। आज जो C-195 मिलिट्री कार्गो प्लेन बनेंगे, हो सकता है उसका मेजर हिस्सा जो है वो इंपोर्टेड हो, आप यहाँ पे असेंबल कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे फिर वो कंपनी के प्रमोटर है वही सोचेंगे कि यार वहां से इंपोर्ट में बहुत महंगा पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई लोकल वेंडर दे दो जो देखो जो फैब्रिकेट करके दे दे। एंड देयर आर कंपनीज, देयर आर लिस्टेड कंपनीज, दे विल बी डूइंग इट। हां, दे विल बी हैप्पीली डूइंग इट। जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंक्लूडिंग टाटा की भी यूनिट है जो भी स्ट्रक्चर्स बना रही है, महिंद्रा की है, लिस्टेड कंपनीज है बहुत सारी। तो ऐसे ही डेवलप होता है सर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है ऑल अराउंड अस, अभी उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब आएगा तो वो एकदम से
बहुत ही बड़े लेवल पे आएगा, तो तब आप बैठ के ऐसे ऐसे गले में बैठे रहोगे, हाथ मरोगे, स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे क्योंकि वो तो फ्यूचर को डिस्काउंट करेगा एब्सोल्युटली। तो आज हम जिस दिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, उस दिन अपने हाई से मार्केट 15-16% के आसपास डाउन आ चुकी है सितंबर एंड से। मिड कैप स्मॉल कैप भी काफी डाउन है अपने हाई से। कोविड के टाइम पे भी इट वाज ब्लीडिंग। तो आपको ऐसे टाइम पे डर नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें तो आपने बताया कि अभी जनवरी में पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा था, तो आपको इस डर को कैसे मैनेज करते हैं आप? अब वो डर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो डर को मैंने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू दैट शेयर तभी मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मैंने सारे अपने रिस्क फैक्टर जॉट डाउन किए और उनके मिटिगेटिंग फैक्टर ढूंढे कि भाई मेरे लिए जैसे लिक्विडिटी कंसर्न है, तो मैंने क्या बोला, भाई शेयर का लिक्विडिटी कम है तो मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लूंगा। मैंने कैप कर दिया कि भाई टोटल AUM का 2% से ऊपर नहीं जाना मेरे को, लेकिन अच्छा स्टोरी मुझे लेना है, छोटी कंपनी है, लिक्विडिटी कम है, तो ठीक है यार 1% पे रेस्ट्रिक्ट कर लो। तो मैंने अपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसको इवेल्युएट किया, उसको मैंने मिटिगेट करने की कोशिश किया, जहां पे मैं मिटिगेट कर पाया तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आज मैं साउंड हूँ, आज मेरे को टेंशन नहीं है। मेरा शेयर हो सकता है 40% डाउन हो, कोई SME शेयर, स्मॉल कैप शेयर हो सकता है 40% डाउन। आई एम नॉट वरीड। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे शेयर मेरे अच्छे थे, एक दो शेयर इन्वेस्टमेंट गलत भी हुई है जिसमें हम स्टक है, लेकिन आप 10 में से 10 शेयर आपके मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द शेयर आई एम मोस्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई एम डाउन है, लेकिन आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। मैं एकदम रात को आराम से सोता हूँ। मेरे इन्वेस्टर का फोन भी आता है तो मैं उसको भी एश्योर कर देता हूँ कि बहुत सारा हमारा स्टडीड है, वी आर स्टडिंग कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे स्टडी किया, हमने लेटर ऑन डेवलपमेंट को भी स्टडी किया। मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपने कोई थीसिस डेवलप किया, आपका कुछ कन्विक्शन था, आपके कुछ एस्टिमेट्स थे, आपने उसके बेस पे इन्वेस्ट किया, तो आप आगे फॉलो करना चाहोगे कि यार उस लाइन पे जा रही है कि नहीं जा रही चीजें, है ना। इस तरीके से उसको लगातार आप फॉलो अप रखो तो आपका कॉन्फिडेंस उस शेयर पे आएगा। तो शेयर प्राइस जो है वो आपको वो नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपने बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी होंगे जो लॉस में निकाले होंगे? कुछ शेयर हैं, यस। तो उसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि आप क्या फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज हुए जिसकी वजह से आपने उसको लॉस में बेचने के बारे में भी सोचा? इसमें ना मैं, क्योंकि मतलब कुछ ट्रिकी हो जाएगा, शायद मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, ठीक है, मैं बिना कंपनी का नाम लिए एग्जांपल देता हूं। एनीवेज आप जो भी एग्जांपल लेंगे दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन काउंट नहीं होगी वो, प्लीज। तो हमने एक बड़ी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का जो ट्रिगर था, मतलब हर किसी चीज को आप क्यों स्टडी करोगे, लिस्टेड कंपनी तो 2,500-3,000 कंपनियां हैं, वाई वुड यू स्टडी ऑल द कंपनीज। तो कोई ट्रिगर होता है ना, तो उसका ट्रिगर था कि यार उसका पी रेशियो बाकी सारी बड़ी फार्मा कंपनियों से चीपेस्ट था। चीपेस्ट भी सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं कि बाकियों का 20 है इसका 18 है, ऐसा नहीं, मतलब बाकियों का 30-35 था तो इसका 16-17 के आसपास था। तो हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, और उस समय फार्मा इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही थी, तो हम लोग लॉस पे थे, 50% के लॉस पे। और तभी एक न्यूज़ आया कि एक दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कैम में उस कंपनी के डायरेक्टर को ईडी ने अरेस्ट किया। तो उसके बाद हमारा कुछ दिमाग में बत्ती जली कि भाई हमारी स्टडी में तो ऐसा कुछ आया नहीं, आ भी नहीं सकता था, क्योंकि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इट वाज अ सरप्राइज न्यूज़ फॉर द मार्केट एज वेल। लेकिन जब हमने उसको डीपर डिग किया तो पता चला कि 15-20 साल पहले उसका प्रमोटर इससे पहले भी सीबीआई के किसी मामले में फंसा था, एंड उनका पॉलिटिकल एक रिलेशन हमारे ध्यान में आया। ये 15 साल पहले की खबरों में था, तो इसलिए हमारे जब हम एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट वो हमारी रिसर्च में नहीं आया, क्योंकि 15 साल पीछे कौन देख रहा है। लेकिन जो 15 साल पहले का हिस्ट्री देखा प्रमोटर फैमिली का और उसका पॉलिटिकल कनेक्शन ध्यान में आया, उसको हमने रिसेंट के स्कैम में जो एक्शन हुआ उससे जोड़ा। तो हमने कहा यार जब प्रमोटर पे भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे नहीं रखना इस कंपनी को। सो वी बुक्ड 50% लॉस इन दैट लार्ज कैप फार्मा शेयर एंड वी एग्जिटेड। उसके बाद कभी पलट के नहीं देखा क्या दाम है। बॉस दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर हो, कहने को आप एजीएम में आपका राइट है, वोटिंग का राइट है, लेकिन क्या करोगे, आपका स्टेक ही 0.1% है कंपनी में, सो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन द एजीएम एक्सेट्रा। सो अल्टीमेटली इट इज बीइंग रन बाय द प्रमोटर। तो अगर प्रमोटर पे भरोसा नहीं कर सकते तो किस पे कर सकते हो? तो आप बैलेंस शीट पे नहीं कर सकते, आप उसके प्लान पे नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग। तो वो ट्रस्ट शेक हो गया, तो हमने लॉस बुक किया। ये हमारा थेसिस है। हम लोग वी आर वेरी एडमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, बट जो ये मिस्टेक हमसे हुआ, हमको 15 साल पहले, मुझे नहीं पता देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए था, बट दैट इन्फॉर्मेशन वाज इन पब्लिक डोमेन। 15 साल पहले के न्यूज़पेपर्स के गूगल सर्च में वो आइटम थे, हमने मिस किए, हमने एडमिट किया, हमने 50% का लॉस बुक किया। बहुत बार क्या होता है, आपने गलती नहीं किया लेकिन वो उस तरीके से प्ले आउट नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे। जैसे एक कंपनी है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सनशाइन इंडस्ट्री में कैपेक्स कर रहे थे, एथेनॉल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो प्लांट उनका मल्टीपल रीजन से मल्टीपल टाइम डिले हो गया। तो एक समय के बाद हमारा पेशेंस वो हो गया, लूज हो गया। और उस बीच में क्या हुआ, एथेनॉल का अगर आप देखोगे किसी एथेनॉल कंपनी को, तो स्टार्टिंग में जो मार्जिन होते थे इनके, वो सरकार ने काफी स्क्वीज कर दी। यस। तो फिर वो उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं रहा हमारे लिए, तो हमने लॉस में एग्जिट ले लिया कि भाई मैं बाकी अपॉर्चुनिटीज में वो करूंगा। इसमें कोई रिसर्च में कोई मिस्टेक नहीं था, बट
didn't play out the They didn't pan out well. Yeah, it doesn't pan out in that way. कोई एक फाइनेंशियल इशू, अभी आपने रिसेंटली भी, मैं भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक कैब ड्राइविंग वाली जो कंपनी थी, कैब हेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, तो और वो भी दे आर अंडर जुरिस्डिक्शन एज ऑफ नाउ, तो उसके बारे में बात करना सही भी नहीं है। एज ऑफ नाउ तो स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन है स्टैंडिंग टुडे, और उसके फाइनेंशियल्स में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। ऐसी कंपनीज को कैसे हम अपने पोर्टफोलियो से अवॉइड कर सकते हैं? कोई ऐसी एक दो फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि नहीं, इसमें तो मेरे को करना ही नहीं है इन्वेस्ट। जैसे आप हाई डेट टू इक्विटी में भी आप कंफर्टेबल थे, जैसे आपने बताया आई एम वेरी कंफर्टेबल विद 8 डेट टू इक्विटी, जिसमें से 99% इन्वेस्टर्स जो है बाहर हो जाते हैं, आप उसमें भी कंफर्टेबल है। ऐसी कौन सी फाइनेंशियल रेशियो है जिसपे, या ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको देखकर आप ये बोले कि नहीं, ये तो स्ट्रिक्ट नो है, इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला? ऐसी कोई एक चीज आप बता सकते हैं? 1 2 3 जितनी भी। सर 1 2 3 में भी नहीं हो पाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, please. जैसे डिक्रीजिंग प्रोमोटर स्टेक इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। प्रोमोटर स्टेक इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दो, देयर कुड बी वैलिड रीजन बिहाइंड दैट फॉर। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली, एवरी नंबर हैज अ स्टोरी टू टेल, राइट। तो प्रोमोटर स्टेक घट रहा है, दैट डजंट मेक इट अ बैड कंपनी। जैसे मैंने अभी आपको प्रूव किया कि 14 कैरेट का सोना भी अच्छा हो सकता है हाँ। 22 कैरेट से। क्योंकि प्रमोटर को पैसे चाहिए हो सकता नहीं, मैं दूसरा कारण बताता हूँ आपको, जिसमें आप बोलोगे अरे यार इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। प्रमोटर को नया प्रोजेक्ट डालना था, उसके पास पर्सनल कोई एसेट नहीं है, बिकॉज ही डजंट हैव एनी बिजनेस अदर देन द लिस्टेड कंपनी विच इज गुड फॉर यू एज अ इन्वेस्टर। तो उसने क्या बोला कि यार प्रेफरेंशियल करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं। अब आप प्रेफरेंशियल किया क्योंकि उसके पास पर्सनल में पैसा नहीं है विच इज गुड फॉर यू, तो प्रेफरेंशियल किया तो बाहर के इन्वेस्टर आए, तो प्रोपोर्शनली प्रमोटर का स्टेक घट गया। लेकिन पहले वो 1 लाख शेयर ओन करता था, आज भी 1 लाख ओन करता है, लेकिन क्योंकि कैपिटल बेस बढ़ाओगे तो परसेंटेज स्टेक कम हो गया। Right. नाउ डू यू लुक इट एज अ बैड साइन? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिकॉज प्रमोटर ने थोड़ी बेचा है कुछ, लेकिन उसको पैसा चाहिए था। मतलब यू शुड बी हैप्पी कि यार पैसे के लिए मतलब ग्रोथ के लिए उसने पैसा अरेंज किया। अगर वो बेच के पैसा ले रहा होता, घर उसको ल्यूटियल जोन में कोई कोठी खरीदनी है, उसके लिए उसने पैसा निकाला होता स्टेक बेच के, दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न बॉस। अगर अच्छी एसेट है, अच्छी कंपनियां बढ़िया कर रही है, तो बेच क्यों रहा है, खरीदना। तो एवरी नंबर में कोई जब कोई प्रमोटर अपना स्टेक डिक्रीज करे तो हम इस चीज को जाके स्टडी करना चाहिए कि डिक्रीज क्यों हुआ। ये रेड फ्लैग है। जो मैंने आपको एक बात और बोली कि भाई हम लोग अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, मेरे लिए रिस्क है। नो, आई विल लुक फॉर अ मिटिगेटिंग फैक्टर, आई विल लुक फॉर एन एक्सप्लेनेशन टू दैट। अगर एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं है तो भाई ठीक है, नॉट माय कप ऑफ टी। इतनी सारी कंपनियां उसमें से लेंगे ना कोई, नहीं तो कैश में बैठेंगे ना। ऐसा बीच में 2024 में जब मार्केट में यूज हो रहा था, ऐसा फेज आया था एक बार को हम कैश में बैठे थे, लेकिन फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर जनवरी फरवरी 2025 आ गए। अच्छा, और अभी आपका आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग आपने बताया, बट कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको, स्पेसिफिक सेक्टर्स जो आपके माइंड में आते हो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंडिया ज्यादा फोकस कर सकता है, या ये सेक्टर ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, ऐसा कुछ? यस, तो डिफेंस, टेक्सटाइल, मशीनरी एक्सेट्रा, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर, ये 3 सेक्टर कम से कम मुझे अभी ऐसे दिखाई देते हैं जो कि जिसमें इंडिया डिस्प्रोपोर्शनेटली अच्छा करेगा। कोई खास कारण है इसका? टेक्सटाइल बांग्लादेश इज द बिगेस्ट रीजन, बांग्लादेश एंड चाइना। बाकी डिफेंस तो अपना इंडिजिनाइजेशन पे जो फोकस है इंडिया का, वो बहुत ही इंटेंस है सर। मतलब मैं प्रोमोटर्स वगैरह से जब बात करता हूँ ना, मतलब इतना इंटेंस है, यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन कि गवर्नमेंट क्या क्या मेजर ले रही है। वो क्या है कि वो चटपटी खबर नहीं है ना, तो मीडिया में नहीं आती, लेकिन जब आप बिजनेस ओनर से बात करते हो ना कि यार क्या चेंज आ रहा है इकोसिस्टम में, तो यू गेट टू नो कि यार ऐसा भी होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को एक पावर इक्विपमेंट सप्लाई बनाने वाली कंपनी से के प्रमोटर से आइडिया लगा। थोड़े से फैक्ट्स मेरे हेयर एंड देयर हो सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, दैट्स फाइन। लेकिन इसमें कुछ ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड जो भी प्रोजेक्ट होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो उसका ग्लोबल टेंडर निकल ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो सप्लायर इन इंडिया। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके प्रमोटर से मिला, वहां से मुझे पता चला ये, तो उसने मुझे बताया कि एक में इन्होंने ग्लोबल टेंडर इशू कर दिया। इन्होंने जो फाइनेंस करने वाली अथॉरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको लिखा कि बॉस दिस प्रोडक्ट आई हैव सप्लाइड एंड आई कैन मेक दिस प्रोडक्ट टू दिस क्वांटिटी एंड आई हैव ऑलरेडी सप्लाइड, आई एम एलिजिबल। तो इसका ग्लोबल टेंडर निकाला है सर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसको वो कर लिया, कॉल बैक कर लिया, ग्लोबल टेंडर विड्रॉ कर लिया, लोकल टेंडर निकालेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, चटपटी नहीं है तो मीडिया में नहीं आती। इवन आपको ईटी वीटी में भी नहीं पढ़ने को, ईटी बिजनेस स्टैंडर्ड शायद इन सब में भी पढ़ने को ना मिले, या बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे तो शायद आपको नोटिस में। तो कहीं से भी नहीं है, इसलिए ये जो फोकस जो है सरकार का इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे, ये फोकस अक्रॉस सेक्टर्स है, हर जगह अलग अलग टाइप से है। जैसे आप राफेल डील का ऑफसेट क्लॉज अगर आप ले लो तो दैट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या है वो? कुछ है मतलब आपने राफेल तो आउटराइट खरीदे, सारा का सारा फ्रांस में बना, आपके पास आया, लेकिन इसमें क्या है कि जितने का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था, आई थिंक $36 बिलियन का था, इसमें से वेरी हाई परसेंटेज, आई थिंक 40 और 50% जो है आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मतलब राफेल तो उन्होंने पूरे बाहर से लिए, उसके कंपोनेंट भी सब बाहर के हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले इतने समय में आपको मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एन ऑफसेट क्लॉज। ओके, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, आप कहीं भी कंज्यूम करो, मतलब दैट मनी रिमेन
remains in India and into manufacturing sector. तो ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना, अगर आप इनको ट्रैक करो, यू विल गेट गुड इन्वेस्टमेंट आइडियाज एज वेल. ये कैपिटल गुड्स और डिफेंस के लिए पर्टिकुलरली जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस है, अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे इंडियन को प्रमोट कर रहे हैं, बाहर वाले को डिस्करेज कर रहे हैं, या बाहर वाले को ये एनकरेज कर रहे हैं कि तू इंडिया में जेवी करके डाल ले. तो ये जो चीजें है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं कन्विंस करती है कि इंडिया का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेरे पास कोई नंबर नहीं है लेकिन वो बहुत ही बड़ा बिलियन डॉलर है, वो सारा जो नंबर है ना, उसका एक मेजर पार्ट जो आने वाले टाइम में, दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. तो आज जो आपको कंपनी लगता है 5,000 करोड़ की डिफेंस में, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आज से 3 साल बाद 50,000 करोड़ की हो. कैपिटल गुड्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर इज इमेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज अगेन बिकॉज ऑफ एंटी चाइना. तो कैपिटल गुड्स इज अ वेरी गुड सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ भी देख लो सर, मतलब दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. मेरे को 3 सेक्टर के लिए बोलना मेरे लिए गलत है, बिकॉज आई एम बुलिश ऑन ऑल द मैन्युफैक्चरिंग दैट इज एक्सपोर्ट फोकस्ड. मतलब नॉट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स दैट इज कंज्यूम्ड ओनली इन इंडिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मतलब वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया का जो ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में सफिशिएंट है कि आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज ढूंढी जा सकती हैं फिर जाके भैया, और उनको स्टडी किया जाए, या एक्सपोर्ट ड्रिवन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. बिकॉज डिफेंस में आपको एक्सपोर्ट ड्रिवन और लेटर स्टेज में होगा, टाइम बाद मिलेगा. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. और आई थिंक छोटी कंट्रीज ने तो फिर भी हमसे लेना शुरू कर दिया है. आई वाज रीडिंग अ न्यूज़ के कुछ छोटी कंट्रीज हमसे ले रही हैं अभी के लिए. हिमांशु जी, अभी तक की खबर में इंडिया ने मुझे मतलब कम से कम 8-10 मिसाइलों के नाम सुन चुका हूँ जो उन्होंने सक्सेसफुली रियल वॉर सिचुएशन में ट्राई कर लिया है. नाउ व्हाई नॉट एनी कंट्री वुड लाइक टू बाय दोज ammunition that has already been tested successfully. राइट. मतलब ऑब्वियसली मैं इंडियन मीडिया देखता हूँ, तो मैं उसी उतनी इन्फॉर्मेशन है मेरी. तो उस हिसाब से तो सब कुछ सक्सेसफुली हमने टेस्ट कर लिया. तो आपका ब्रह्मोस जो है वो, मतलब दुनिया में उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें साइड कर रहा है. तेजस आपका इतना अच्छा कर रहा है. तेजस बहुत अच्छा कर रहा है. तो पहला डिस्कशन तो था कि ऐसी कौन सी रेशोज या ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो जिसकी वजह से हम कंपनी को रिजेक्ट कर सकते हैं. कोई ऐसी फाइनेंशियल रेशोज है जिसकी वजह से आप कंपनी को पढ़ना शुरू करने के बारे में सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव कोवेनेंट्स के सेल्स ग्रोथ अगर ऐसी हो रही है, या डेट टू इक्विटी का रिडक्शन हो रहा है, या ऐसा कुछ, कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं आपके माइंड में जो पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट्स हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे कंपनी पढ़नी है अभी इसके ऊपर. मतलब अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री से उसका पी रेशो कम है, तो मतलब दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू रीड, बट अगेन विद अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि भाई अच्छा है तो सस्ता क्यों है. राइट. है ना. तो उस लहजे से अच्छा है. किसी का सेल्स का अगर ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई अगर आगे भी अगले 3-4-5 साल में मेंटेन कर सकता है, तो बेशक उसका करंट पी रेशो हाई दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है फॉरवर्ड बहुत कम हो. है ना. तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है. तो उसमें आप ये एस्टेब्लिश करना चाहोगे कि यार ठीक है, तूने पिछले 3 साल में 30-40% का कैगर दिखाया टॉप लाइन का, लेकिन आगे 3 साल भी दिखा पाएगा कि नहीं. है ना. कई बार डाटा जो है वो बहुत ही मिसलीडिंग भी हो सकता है. किसी कंपनी ने लास्ट ईयर आपको 50% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया, बट लास्ट ईयर कोई वन ऑफ नेचर का ऑर्डर आ गया था उसके पास, तो वो अगले साल नहीं होगा. तो मतलब जब आप उस कंपनी का वैल्यूएट करोगे, मे बी यू वांट टू नॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट ऑर्डर फ्रॉम द टॉप लाइन व्हाइल इवैल्यूएटिंग दैट कंपनी. तो द आइडिया इज कि भाई आप डाटा को आइसोलेशन में नहीं देखोगे. लेकिन हाँ, अच्छी कंपनियां ऐसे ट्रिगर होती है. लोग जो बोलते हैं कि स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या रखते हो, हम लोग भी स्क्रीनिंग करते हैं. स्क्रीनिंग से हम लोग ऐसे शेयर आइडेंटिफाई करेंगे जिन पे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि यार ऐसा है तो क्यों है ऐसा. है ना. किसी का पी रेशो सिंगल डिजिट है, इंडस्ट्री 20+ के पी पे चल रही है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई तू सस्ता क्यों है भाई. तो पता चलेगा कि नहीं यार, तुमने लैंड बेचा था, उस लैंड का प्रॉफिट पैट में आ रहा है, तो पी रेशो कम दिखाई दे रहा है, तो मैं उस लैंड के प्रॉफिट को उठा दूं तो तेरा पी रेशो 40 का है. मतलब हर डाटा जो है उसके पीछे का स्टोरी आपको वो करना पड़ेगा. लार्ज कैप कंपनियों में क्या फायदा होता है कि वो कंपनियां मैच्योर्ड और सैचुरेटेड होती है, तो उनमें ना एक्सेप्शनल नेचर के आइटम उतने नहीं होते. तो आप जो पी रेशो देख रहे हो वो एक रीजनेबल पी रेशो मिलेगी. तो जैसे आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज को देखोगे तो सबका पी रेशो एक रेंज में मिलेगा. करेक्ट. है ना. तो लेकिन आप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज देखोगे तो आपको पी रेशो सिंगल डिजिट का भी मिल जाएगा, आपको पी रेशो 100 का भी मिल जाएगा. और हो सकता है दोनों जस्टिफाइड हो, मतलब 100 का पी भी जस्टिफाई होता हो. ऐसा नहीं है कि वो किसी अबनॉर्मेलिटी के कारण है, वो उसका फॉरवर्ड बहुत अच्छा है. तो वो सब चीजें, डाटा इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो आपका जो खुद का इन्वेस्टमेंट है वो भी आप ऐसी कंपनीज के अंदर ही रखते हैं पूरा का पूरा, या आपका डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? नहीं, हम तो मोस्टली स्मॉल मिड से नीचे. आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट? पर्सनल, यस, पर्सनल इज ऑल्सो स्मॉल कैप. ऐसा पर्सनल इज ऑल्सो सारा का पर्सनल हमारा, क्योंकि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं करते, आई एम अज्यूमिंग डेट में भी बहुत ज्यादा नहीं होगा. अभी नहीं है, 1 रुपया नहीं. हमारे घर में किसी ने एटीसी का डिडक्शन नहीं क्लेम किया. अच्छा. मतलब मैंने किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, किसी की आईटीआर में नहीं. अच्छा. मैंने गलती से एक बार वो बैंक वाले ने मेरे को कन्विंस कर दिया बैंक मैनेजर ने कि ये ले लो बहुत अच्छा है, और पता नहीं कैसे मैंने हाँ कर दिया. तो वो क्या होता है, ये लिप होता है वो, हर साल देना होता है कुछ. तो फिर हमने उसको 5 साल 7 साल होल्ड किया होगा. झेला है सर, होल्ड नहीं किया, झेला है.
ओके, बट आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अपना जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप में है, तो ऐसे टाइम पे दिल धड़कता नहीं है जब मार्केट्स नीचे जाती हैं, जैसे अभी भी नहीं। वॉर लाइक सिचुएशन है? अरे सबसे मेजर जो स्टीप फॉल हमने देखा वो था कोविड। एक हफ्ते में पोर्टफोलियो 30% डाउन था सर, 1 वीक। राइट। मतलब इतना कैसे सो। और तब तो उस समय आपका पीएमएस अभी नया नया स्टार्ट ही हुआ था, नया स्टार्ट हुआ सर, वो तो मतलब हमने हमारे पीएमएस का तो पूछो मत सर, हमने तो हम तो रोलर कोस्टर राइड पे है जब से पीएमएस चालू हुआ है, ठीक है, तो उसका तो स्टोरी अलग ही लेवल पे। इंडिया इटसेल्फ इज ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, जो कि एक इवेंचुअली हम सभी का मानना है और आपका तो और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि हम इवेंचुअली ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ विल बी ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसीलिए आपकी कन्विक्शन मिड और स्मॉल के अंदर आती है या माइक्रो कैप के अंदर आती है। सो अनुज जी, आई वुड से आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। आपने जितना ऑनेस्टली, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, मैं जितनी भी निकलवा पाया आपसे, वो आपने बहुत ही ऑनेस्टली डाली है। उसके अंदर जो भी आपके क्लॉजेस थे वो सारे आपने लगाए, ऑल्दो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत हैवी था और आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हैवी रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज करी हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड माई व्यूअर्स हियर कि आप इस पॉडकास्ट को एक बार की जगह 2 बार सुनिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहली बार में शायद समझ में नहीं आए, स्पेशली अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो। आई एम वेरी वेरी श्योर, मैं खुद पर्सनली लार्ज कैप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता हूं, मिड कैप की तरफ मेरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके पैरामीटर्स को पढ़ के मैं अपना ईटी पढ़ने का टाइम भी और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा उसके अंदर, और जो बाकी बुक्स हैं मैं उसके ऊपर भी अपना टाइम डेफिनेटली इंक्रीज करूंगा। और आपके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। आई पर्सनली वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग फर्दर। मेरे खुद के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू ऑल। आप यहां तक इस पॉडकास्ट को अगर देख रहे हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर आए हैं और आप चाहते हैं कि आप अनुज जी से पूछना चाहते हैं, तो आप इसको कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इन क्वेश्चंस को उनके थ्रू रन थ्रू करें और जितने भी उनके लॉजिकल आंसर्स होते हैं वो सारे हम आपको प्रोवाइड कर पाएं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू बाचू।